कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, खुद के लिए न सही मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th विज्ञान के मॉडल सेट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल में मिल जाएगा। और आगे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है भाई, 0, शून्य। ठीक है, शून्य होती है, 0 होती है, 0। अब देखो भाई, जो क्वेश्चंस बताने लायक रहेगा, जहां पर मुझे लगता है कि नहीं भाई आप लोगों को समझाना है, वहां पर एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और आगे आप लोग देखना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाला जो प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज रहेगा। आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपका याद हो जाएगा। बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा, पुष्पाराज ट्रिक, मोए मोए ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक आएगा, टेंशन नहीं लो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। देखो, जब भी समान वाला जब भी बात आएगा ना, तो आप एक चीज याद रखना, अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है, एक ही कंडीशन होता है, जहां पर क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वह समान होता है। प्रतिबिंब समान होने का मतलब क्या है कि वस्तु हमारा जितना बड़ा रहेगा, प्रतिबिंब भी हमारा उतना ही बड़ा बनेगा। अगर वस्तु हमारा मान के चलो कि 1 मीटर का है तो प्रतिबिंब भी हमारा 1 मीटर का ही बनेगा, मतलब समान समान बनता है। और ये कब बनता है, तो याद रखना, जब वस्तु हमारा कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। कहां हो, वक्रता केंद्र पर हो। और वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सी। ये सब का मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक का वीडियो आएगा, उस जगह पे आप देख लेना, उस टाइम सब कुछ क्लियर होगा। तो वक्रता केंद्र सी पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का ये ऑप्शन नंबर, ये जो सी है ना, ये हो जाएगा सही, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखो एट सी, देखो ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये ऑप्शन सी होगा और ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई नहीं। मतलब वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, यानी कि सी पर होना चाहिए। बस इस चीज को आप लोग जान लो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा वायु। वायु में जो है एयर, जो है एयर में क्या होगा, प्रकाश बहुत ही तेज गति से यहाँ पर मूव करेगी, चलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, एयर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज को बना के दिखाऊंगा कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4 है। देखिए क्षमता को पी बोला जाता है, पी, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया, -4 दिया है, तो -4 आप लिख दो। फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर प्रश्न चिन्ह कर दो। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब भी आप फोकस निकालोगे तो F बराबर होता है, सूत्र होता है 1/P होता है। क्या होता है, 1/P। तो 1 का 1 हो गया, पी का मन कितना है भाई, -4 है, -4। तो 1/4 आ गया, यानी 4 और 1 को भागा दे दो तो 0 खाएगा, 0 खिला दो, पॉइंट दे दो तो यहाँ पर 0 बैठेगा। तो 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया, 10 में 8 गया तो 2 बचा। पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ना, देखो पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से 0 बैठा सकते हैं। तो 4 बचे क्या हो जाएगा, 4 बचे 20 हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट गया। तो बचा 0.25 आया, 0.25। और ये माइनस है, इस माइनस को भी लिख दो। और फोकस दूरी का ऐसा मतलब होता है मीटर, तो यहाँ पर आप मीटर लिख देना। कुछ नहीं किया हमने, देखो ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। देखो मैं फिर से आपको और एक बार समझाता हूँ। देखो पी यहाँ पर दिया हुआ है -4, पी यहाँ पर दिया हुआ है -4। फोकस दूरी निकालना है भाई, एफ निकालना है, तो एफ बराबर प्रश्न चिन्ह। तो एफ का सूत्र होता है, एफ बराबर होता है 1/P। 1 का 1 हो गया, पी का मान कितना, -4, यानी 1/4 आ गया, यानी 4 और 1 को भागा दे दो। तो देखो भागा दे देते हैं, 0 खाएगा, 0 1, पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर 0 बैठेगा। तो 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया, बचा 2, पॉइंट दिया हुआ है, 0 खिला सकते हैं, फिर 4 बचे 20।
तो बचा क्या भाई यहाँ पे देखो 0.25, तो 0.25 ये जो आया है और ये माइनस को लिख दो। फोकस ग्रुप कैसा मतलब मीटर होता है, मीटर लिख दो आंसर, तो -0.25 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऐसे बनाना है क्वेश्चंस, जहां पर बताने का रहेगा वहां पर मैं आपको पक्का बताऊंगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमें दिया गया है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। मानव नेत्र में जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस कारण से ऐसा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। जो सिलियरी मांसपेशियां हैं उसी के चलते ये चीज होता है। तो 5 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दूरदृष्टि दोष को यहाँ पर खाली स्थान है भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को यहाँ पर बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और एक है भाई मायोपिया, मायोपिया में होता है निकट दृष्टि दोष। ये सब याद रखना, निकट दृष्टि दोष, ये दो चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूरदृष्टि दोष और मायोपिया में होता है निकट दृष्टि दोष। ये दो चीज आपका याद रहेगा, भूलना नहीं जिंदगी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मंत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मंत्र होता है भाई ये तो आप जानते होंगे, ओम होता है। तो प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं और ओम को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे होता है ओम, और प्रतिरोध को आर बोलते हैं। यानी प्रतिरोध आर का एसआई मंत्र क्या होता है भाई, ओम होता है। और ओम को ऐसे लिखो चाहे OHM लिखो, ठीक है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। देखो एक्चुअल में जो टंगस्टन होता है ना, जिससे कि जो हमारा बल्ब रहता है ना, घर में जो बल्ब जो जलाते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर आप देखिएगा जो पहले पीला टाइप का नहीं बल्ब आता था कांच का, उस बल्ब को देखिएगा तो उसमें इस प्रकार से देखिए जो बना हुआ रहता था ना, इस प्रकार से जो बना हुआ रहता था वो हमारा टंगस्टन धातु का ही होता था। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में आखिर में क्या क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर बिजली के बल्ब दिया हुआ है, तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन धातु का यूज होता है, टंगस्टन का यूज होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, किधर से निकलती है बताइए, किधर से निकलती है। ये मोए मोए करके निकलती है क्या भाई। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना ये हमारे उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल जो होता है, उत्तरी ध्रुव जो होता है, तो उत्तरी ध्रुव से ये निकलती है। 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो सौर ऊर्जा, यहाँ पर सबसे जो अच्छा वाला जो ऊर्जा है क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, क्योंकि इससे भाई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, पर्यावरण में किसी भी प्रकार कोई नुकसान नहीं होगा। तो 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो देखिए एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम लोग द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसका ह्रास कर सकते हैं, यानी कि विनाश कर सकते हैं, ठीक है। बस अब सिंपल सा लॉजिक जानो ना, अब सिंपल से चीजों को समझो। हम लोग यहाँ पर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो ताकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे, इसलिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर Fe है प्लस CuSO4 है। देखो यहाँ पर फिर इधर Cu है और FeSO4 है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर Fe है और यहाँ पर CuSO4 है। यहाँ पर कर क्या रहा है, यहाँ पर ये जो Fe है ना, ये जो Fe है इस Cu को बाहर निकाल दे रहा है, इस Cu को बाहर निकाल दे रहा है और Fe आके इस Cu की जगह पे बैठ जा रहा है। देखो ये जो Fe है इस Cu की जगह पे आके बैठ जा रहा है, Cu को बाहर निकाल दिया, देखो Cu बाहर चला गया, Cu बाहर हो गया और ये Fe जो है ये इसके जगह पे आके बैठ गया और FeSO4 बना दिया। तो इस प्रकार का जब भी हमारा होगा इस प्रकार का रिएक्शन, तो इसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया इसको बोला जाएगा भाई, इसको बोला जाएगा विस्थापन अभिक्रिया,
क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो। देखो ये हमारा क्या है भाई? एक तत्व है, ये एक तत्व है और ये क्या है? एक यौगिक है। तो कभी भी अगर एक तो तत्व रहे और एक तो यौगिक रहे और इन दोनों के बीच अगर अभिक्रिया हो तो ये जो अभिक्रिया होगा किस टाइप का अभिक्रिया होगा? तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। पहले तत्व हो चाहे पहले यौगिक हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तत्व प्लस यौगिक हो या फिर यौगिक प्लस तत्व हो या फिर यौगिक प्लस तत्व हो, कुछ भी हो तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। और भाई इसका ना गजब का ट्रिक है, इसका गजब का ट्रिक है, मोए मोए वाला ट्रिक है। तो मैं आपको मोए मोए वाला ट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन आप लोग मत लो। मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आप लोग ट्रिक से पहचानोगे कि कौन वाला आपका संयोजन अभिक्रिया है, कौन वियोजन है, कौन विस्थापन है, कौन द्विविस्थापन है, कौन ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है, कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है, कौन अवक्षेपण अभिक्रिया है, सब कुछ जान जाओगे। कौन ऑक्सीकरण है और कौन अवकरण है, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, भाई सब कुछ जान जाओगे, टेंशन आप लोग मत लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? देखो H प्लस आयन की सांद्रता अगर अधिक है मतलब वो अधिक अम्लीय है। तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले आप एक चीज को जानो, देखो एक होता है हमारा पीएच स्केल, एक क्या होता है भाई? पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल जो होता है ना, इसमें 0 से लेकर 14 तक का इसमें संख्या होता है। बीच में हमारा होता है भाई 7 जिसका भी पीएच मान होता है उस विलयन को हम लोग बोलते हैं उदासीन। उस विलयन को क्या बोलेंगे? उदासीन। अगर 7 से कम हो, 7 से क्या हो? कम हो, तो 7 से कम होने से बोलेंगे उस विलयन को अम्लीय बोलेंगे, ठीक है, उसको अम्लीय बोलेंगे। और अगर 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो उस विलयन को बोलेंगे क्षारीय। ध्यान से समझिए बात को। अगर कभी भी पीएच मान 7 होता है तो विलयन हमारा उदासीन होगा। उदासीन मतलब ना तो ये अम्ल है और ना ही ये क्षारक है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो इसको अम्लीय बोलेंगे, और अगर पीएच मान 7 से अगर अधिक होता है तो उस विलयन को क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। तो देखो अब यहाँ पर और एक बात को समझो, जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसमें H प्लस आयन की सांद्रता उतनी अधिक होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर पीएच मान देखें और पीएच मान में पूछा जाता है तो जठर रस का जो पीएच मान होता है ये 1.2 होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसका पीएच मान 10 होता है। तो देखो भाई ये तो उदासीन है, इसका तो कोई काम नहीं, इसको गोली मारिए, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्षारक है, इसको भी गोली मारिए, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता का बात हो रहा है। H प्लस मतलब ही होता है भाई कोई भी विलयन से अगर H प्लस आयन निकले तो उसका मतलब होता है कि वह विलयन हमारा क्या है? अम्लीय है। और एक बात को समझ लीजिए, अगर किसी विलयन से H प्लस आयन निकलता है तो वह विलयन हमारा अम्लीय होगा, और अगर किसी विलयन से OH माइनस आयन अगर निकलता है तो वो विलयन हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। बात को ध्यान से सुनिए, अगर किसी विलयन से H प्लस आयन निकलता है तो वह विलयन हमारा अम्लीय है, और अगर किसी विलयन से OH माइनस आयन निकलता है तो वह विलयन हमारा क्षारीय है। तो देखो यहाँ पर जैसे जठर रस का पीएच मान 1.2 है और नींबू के रस का पीएच मान 2.2 है, तो यहाँ पर पीएच मान किसका कम है? इसका कम है, इसलिए इसी में H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी और ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो 13 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा सर आप क्या क्या बता रहे हैं, सर हमको तो पता ही नहीं है। टेंशन मत लो, अगर नहीं आपको पता है भाई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बोलो कि सर हमें सर इतना आइडिया नहीं है। सर आप क्या करो, आप मुझे सर कंप्लीट बताओ। भाई मैं कंप्लीट बताऊंगा, अभी तो आप लोग जानो कि कितना आपको आता है, आप कितने पानी के अंदर हो अभी, तब ना आपको पता चलेगा। फिर आगे बाबू हर एक चीज में क्लियर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गजब गजब वीडियो दूंगा, टेंशन आप लोग मत लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ABCD 4 यहाँ पर मतलब कोई मतलब क्या है? पदार्थ है। देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। A का पीएच मान 5 है, B का पीएच मान 8 है, C का पीएच मान 10 है और D का पीएच मान 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? भाई कौन अम्ल है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने बोला भाई, देखो अभी मैंने पीएच स्केल के बारे में आपको पढ़ा दिया। अगर पीएच मान 7 है तो यह विलयन हमारा उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो ये हमारा क्षारीय होगा। ये हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा, यानी वह विलयन हमारा क्षारक होगा, इसे आप बोल सकते हो। और अगर पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम हो तो ये जो विलयन होगा ये अम्लीय होगा, मतलब इसमें हमारा अम्ल पाया जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये भी 7 से अधिक है मतलब क्षारक है, छोड़ो। ये भी 7 से अधिक है, ये भी क्षारक है, छोड़ो। ये भी 7 से अधिक है, ये भी क्षारक है, छोड़ो। ये देखो 7 से कम है तो 7 से जो कम होगा वही वाला तो अम्लीय होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, मतलब ये जो ए है ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात क्लियर? कितना सिंपल है देख लीजिए। अगर आप पीएच स्केल जानते हो भाई तो बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाओगे और यहां से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है भाई? तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जिसको हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, तो NaHCO3, ठीक है। 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोला कि उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलेंगे? जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों का गुण हो। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Al2O3। ये जो है ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाए या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दिए गए तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस माने होता है, आप इसको अक्रिय गैस बोल सकते हो या फिर आप इसको नोबल गैस भी बोल सकते हो। नोबल गैस बोलो, अक्रिय गैस बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से बात को समझो। देखिए, ये सब चीज के बारे में आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी जान लो क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर दो तरीका है। जैसे देखो, पहला तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे के कक्ष हो गया, एल कक्ष हो गया। के कक्ष में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल कक्ष में हमारा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो दो तरीका है कि जो बाहर वाला जो कक्ष होगा ना, जो बाहर वाला कक्ष होगा, ठीक है, जो बाहर वाला कक्ष होगा, अगर उस कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो, आप इसको ऐसे समझो। देखो, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, ठीक है, अगर उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस बोलेंगे। अक्रिय गैस बोलेंगे या फिर उत्कृष्ट गैस बोलेंगे, ठीक है, या फिर निष्क्रिय गैस बोलेंगे, या फिर इसको नोबल गैस बोलेंगे। नोबल गैस, देखो कितना सारा नाम। कब? जब बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। और एक चीज याद रखो, जैसे हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही होता है, लेकिन ये भी एक अक्रिय गैस है क्योंकि इसका जो पहला वाला कक्ष है पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो आप दो चीज जान लो। पहला चीज ये है कि जिसके भी लास्ट वाला घर में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस या फिर नोबल गैस बोलेंगे। और यहाँ पर एक हीलियम को भी आप याद रखना, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2 होता है, बस वो कुछ भी नहीं होता है। 2 होने का मतलब है कि इसका जो पहला वाला घर है ना, पहला वाला जो कक्ष है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसलिए इसको भी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस या फिर नोबल गैस के ग्रुप में रखा गया है। अब मैंने आपको क्या बताया भाई कि बाहर वाला जो घर होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें बाहर वाला में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो अक्रिय गैस होगा नहीं। इसमें भी बाहर वाला में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी होगा नहीं। इसमें देखो बाहर वाला में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी होगा नहीं। इसमें देखो बाहर वाला में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है? ये एक अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस या फिर नोबल गैस है। ऐसे पहचानोगे। कितना सिंपल है भाई, टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो क्या है। क्वेश्चन 18 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना एकदम बहुत ही भाई एकदम आसान है। देखो, एक चीज को याद रखो, संतृप्त किसको बोलते हैं? संतृप्त किसको बोलेंगे? संतृप्त में याद रखना, कार्बन का जो संख्या होगा, ठीक है, कार्बन मतलब एक चीज में याद रखो ना भाई, इसमें एक चीज आप याद रखो, संतृप्त किसको बोलेंगे? इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चीज याद रखो, इसमें क्या होगा? डबल से दो ज्यादा होगा, डबल से जो 2 ज्यादा होगा उसको बोलेंगे संतृप्त, ठीक है। असंतृप्त किसको बोलेंगे? असंतृप्त, ठीक है। असंतृप्त किसको बोलेंगे? इस चीज को देखो, असंतृप्त किसको बोलेंगे भाई? असंतृप्त के लिए 2 बात है, अगर डबल होता है तब भी असंतृप्त, अगर डबल से 2 कम होता है तब भी असंतृप्त। अब आप बोलोगे सर आप ये क्या डबल कर रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो मेरा बात, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर देखो CH4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? CH4, ठीक है, CH4 मतलब C में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो C1 और H4। इसको भी समझेंगे, इसको भी थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब देखो यहाँ पे C2H6 है, इसको देखो पहले, C2H6। अब देखो यहाँ पर ये जो क्या दिया गया है इसको देखो, यहाँ पर क्या दिया गया भाई? 2 दिया गया है और यहाँ पर 6 दिया गया है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। तो बताओ ये क्या है आपस में? डबल है, डबल से 2 ज्यादा है या फिर डबल से 2 कम है? ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का अगर डबल किया जाए, 2 का डबल अगर करते हैं, 2 का अगर डबल करेंगे मतलब यहाँ पर जो है अगर इसका डबल करेंगे 2 का डबल कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ पर 6 है, मतलब डबल में आप फिर से 2 को जोड़ दो तब जाके आपको 6 मिलेगा, मतलब यहाँ पर डबल से 2 ज्यादा है। देखो ये जो C2H6 है ये क्या है? डबल से 2 ज्यादा,
डबल से दो ज्यादा, तो डबल से दो ज्यादा कहाँ होता है? डबल से दो ज्यादा कहाँ होता है? संतृप्त में होता है, मतलब ये हमारा संतृप्त है। ये क्या है? संतृप्त है। आगे देखो, जैसे यहाँ पर 4 है भाई, 4 का डबल होता है 8 और यहाँ पर है 10, यानी डबल से दो ज्यादा यहाँ पर भी है, मतलब ये भी हमारा संतृप्त है। अब देखो, जैसे मैं इसका बात करते देखो, यहाँ पर 1 है, 1 का डबल होता है 2 और यहाँ पर 4 है, मतलब 2 में और 2 जोड़ दो, यानी 2 से 2 ज्यादा मतलब 4, यानी डबल से 2 ज्यादा, मतलब ये भी क्या है? संतृप्त है। ये भी क्या है? संतृप्त है। तो असंतृप्त कौन है भाई? ये हमारा असंतृप्त है। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो ऐसे, C2H2 है, क्या है? C2H2। देखो यहाँ पर 2 है, 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है, और यहाँ पर है कितना? 2। अब बताओ 2 का डबल 4 होता है, तो यहाँ पर 2 आएगा कैसे? जब इसमें 2 माइनस करेंगे तब ना आएगा 2। तो वही बात हुआ, मतलब यहाँ पर डबल से 2 कम हो जा रहा है, और डबल से 2 जब भी कम होगा तो उसको बोलेंगे असंतृप्त। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा असंतृप्त, C2H2। C2H2 क्या हो जाएगा भाई? हमारा असंतृप्त हो जाएगा। C2H2 असंतृप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बोल रहा था, तो यहाँ पर देखो ये जो C2H2 है, ये जो ऑप्शन नंबर C है, ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता भाई तो आप लोग बता देना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक कंपाउंड है और इसका प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप हमें बताना है कि क्या होगा। तो 19, यहाँ पर देखो H है, CHO है, देखो CHO है, CHO इसको हम C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका माने होता है एल्डिहाइड, इसका माने क्या होता है? एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है ना ऑप्शन में, मैं एक एक करके सबका बता देता हूँ, देख लो। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का होता है OH, कीटोन, कीटोन का होता है CO। आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तरीका हो गया, ये भी तरीका हो गया। एल्डिहाइड, इसके लिए होता है CHO, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। तो ये प्रक्रियात्मक समूह होता है, और प्रक्रियात्मक समूह के ऊपर एक नया वीडियो आएगा जहां पर कंप्लीट आपको प्रक्रियात्मक समूह के बारे में ही बताया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आगे चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, देख लीजिए तब अच्छे से दिखेगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि दिए गए तत्वों में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी, ठीक है। अब पहले भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। देखो यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का होता है 3, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 1। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो अच्छी बात है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसमें देखो 1 हो गया। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम 12, इसका 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा 2, 8 और 2 होगा। इसके बाहर में 2 है, मतलब मैग्नीशियम तो आंसर हमारा होगा नहीं। कैल्शियम का बात करूं मैं, तो कैल्शियम का होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। इसमें बाहर घर में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी नहीं होगा। पोटेशियम का करूं, पोटेशियम का 19 होता है, इसके लिए 2, 8, 8, 1। देखो इसका भी 1 और इसका भी 1 मिल गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गया, मतलब 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, पोटेशियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देख लो यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास क्या है, और अब यहाँ से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो जा रहा है। देख लो यहाँ से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। क्या है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो जो अमीबा है, अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। कैसा? प्राणी संभोजी। 21 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, प्राणी संभोजी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या दिया गया है। देख लो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो यहाँ पर है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट में का जो विखंडन होता है श्वसन प्रक्रम में, वो कहाँ होता है ये बताना है। तो यहाँ पर 22 का सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका सही उत्तर। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर जूम इन जूम आउट करने में टाइम थोड़ा बर्बाद हो जा रहा है। 23 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? कौन सा हार्मोन? तो 23 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर D। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है भाई? तो मेडुला से होता है। ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा,
24 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी मेडुला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें किस प्रकार का जनन हो रहा है बताना है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनरुद्भवन हो जाएगा या फिर पुनर्जनन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पुनरुद्भवन बोलिए, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। मनुष्यों में निषेचन कहाँ पे होता है भाई, तो मनुष्यों में जो निषेचन होता है ये अंडवाहिका में होता है। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो यहाँ पर होता है पिता और माता दोनों के डीएनए से प्रभावित होगा। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि नाभिक के विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें किस से ऊर्जा मुक्त होती है, तो नाभिक के विखंडन हो जाएगा, ठीक है। 28 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन 29 है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। कितनी प्रतिशत करती है भाई, तो 1%, ठीक है। 1% ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, 1% खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो यहाँ पर कौन से आप किसका उपयोग करोगे जो पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर 30 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कागज के डिस्पोजल कप का, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया, इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव शुरू होगा। तो सब्जेक्टिव को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।